हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 एंट्रेंस। बता रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो आज हम उसका सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हमने बताया था तो फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। अब आज की वीडियो में 31 से लेकर हम लास्ट तक यानी 75 तक साइंस का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पास देखिए कि क्वेश्चंस दिए हुआ। हाँ, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये किस ईयर का पेपर है। तो ये मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये 2024 का क्वेश्चंस पेपर है। इसी का सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस क्या है आपके पास? क्वेश्चंस है कि एक कॉपर के तार को खींचकर 0.5% लंबा किया जाता है यदि तार का आयतन अपरिवर्तित रहता है, यानी आयतन वॉल्यूम अपरिवर्तित रहता है हो तो उसके विद्युत प्रतिरोध मतलब आर में होने वाले परिवर्तन प्रतिशत में होगा। परसेंटेज में आपके पास ऑप्शन दे रखा है 2.0%, बी ऑप्शन है 2.5% और 1.0% एंड 0.5%, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपके पास एक एक वायर है, यानी एक कंडक्टर है जिसका ये मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है ना, जिसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है L। ओके, और ये वाला क्या होता है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें बोला गया कॉपर के तार को खींचकर 0.5 लंबा किया जाता है तो तार का आयतन यानी जो V है वो अपरिवर्तित रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो V इज इक्वल टू A इंटू L होता है, ठीक है। राइट, मीन्स AL होगा। ओके, तो ये अपरिवर्तित रहता है। अब यहाँ से अगर आप A की वैल्यू निकालेंगे, है ना, यहाँ से A की अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? V अपॉन L हो जाएगा, करेक्ट ना। अब इसके बाद क्या करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रतिरोधकता बोलते हैं। और L इसका जो भी कंडक्टर होगा, या फिर यहाँ पर तार दिया हुआ है तो इसकी लंबाई हो गई, और A उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब हम A की वैल्यू हम यहाँ से हम पुट करेंगे। A की वैल्यू V/L यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? V/, यहाँ पास L लिखेंगे तो ये L मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा V, ठीक है। तो क्या मिला? R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन V मिल गया आपको, ठीक। अब आपको जनरली क्या करना है, इसका दोनों साइड का आपको लॉग लेना है, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L। अब इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये रो अपॉन V ये क्या है आपके पास? ये कांस्टेंट है, ठीक है। रो अपॉन V कांस्टेंट है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगर कांस्टेंट है रो बाई V तो हम इसको कांस्टेंट को अगर नहीं लिखेंगे तो क्या मिलेगा? L स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ये R स्क्वायर यहाँ पास नहीं होगा, सिर्फ R होगा, ठीक है। ओके, R इज इक्वल टू सिर्फ हम लिखते हैं क्या? L स्क्वायर लिख लेते हैं, करेक्ट। ओके, अब हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। तो जब लॉग लेंगे तो लॉग R आएगा और इधर आएगा आपके पास लॉग L स्क्वायर, तो यहाँ 2 लॉग L हो जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ लॉग R है। अब इसका डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे ना तो 1/R आएगा, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे? dr अपॉन R लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम L, लॉग L का 1/L होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पास यूज़ करेंगे L, ठीक है। तो dl यूज़ करेंगे, dl और यहाँ L। तो ये dl क्या है? ये आपके पास जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि जब हम तार को खींचकर 0.5 लंबा किया जाता है तो जब इसका जो लेंथ है, ठीक है, यानी डेल L या dl कितना है? 0.5 है, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे dl/L। ये क्या है? तार में परिवर्तन। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पास 2 इंटू 0.5%, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 1.0%, ठीक है।
तो डी आर बाई आर इज इक्वल टू 1.0%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपके पास ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चंस आपके पास, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आदमी के चश्मे में उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए क्या हम लेंगे, अवतल लेंस लेंगे। ठीक है, अवतल लेंस कहीं जो शेप होता है, इमेज होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, पतला, और किनारों पर वो मोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। आपके पास 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, और यहाँ पास इसके साथ वोल्ट प्रोवाइड किया गया है 30 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट 30 वोल्ट दिया गया है। दिए गए परिपथ में 5 ओम पर विभवांतर होगा। तो यहाँ पास पूछा गया है कि 5 ओम पर विभवांतर कितना होगा। तो अगर आप ये देखेंगे तीनों, 5, 10 और 15, ठीक है, ये तीनों आपके पास ये श्रेणी क्रम में एक प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम क्या लेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे ना, तो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5 प्लस 10 प्लस 15 आप यूज़ करेंगे, है ना, प्लस 15, तो कितना आ जाएगा आपके पास 30 ओम आएगा, राइट। अब वोल्ट V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 वोल्ट दी हुई है। तो अब फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू V बाई R होता है। तो V है ना, V की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है और R भी आपके पास मिल गया। तो कितना मिला, 30/30, और दोनों को कैंसिल कर दिया तो I एम्पियर में मिलेगा, 1 एम्पियर मिल गया आपको, करेक्ट। ओके, अब पूछा गया है कि 5 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर पूछा गया है ना, 5 ओम, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला होता है ओम के नियम से, राइट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब आपके पास V, तो यहाँ पास देखिए I की वैल्यू 1 एम्पियर आ गया, और यहाँ R 5 ओम के लिए दिया हुआ है, तो हम उसके लिए विभवांतर V पूछा है, तो I की वैल्यू 1 लिखकर यहाँ 5 करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा आपके पास 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। तो 34 क्वेश्चन है आपके पास, एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पास एक प्रकार से। इस सर्किट में आपके पास 3 बल्ब दिए हुए हैं। ठीक है, 3 बल्ब दिए हुए हैं, A, B व C। ओके, तो 3 बल्ब जो दिए हुए हैं यहाँ पास, ये देखिए आपके पास एक बल्ब यहाँ पास दिया हुआ है ना, और ये है और C, राइट। ये 3 बल्ब आपके पास यहाँ दिए हुए हैं। ये तीनों बल्ब के लिए अगर देखें कि जोड़ा गया है चित्रानुसार, स्विच S को क्लोज करने पर बल्बों की तीव्रता में परिवर्तन होता है। क्लोज करना मतलब एक्चुअल में ऑन कर देना। ठीक है, जैसे ही अगर कभी भी ना किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो होता है जब पूरी तरह से वो क्लोज होता है। ठीक है, ओके, ये याद रखिएगा, बंद परिपथ में ही धारा प्रवाहित होती है, अन्यथा उसमें जब ओपन रहेगा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि पूछा है कि बल्बों की तीव्रता में क्या होगा, कब, जब स्विच S को क्लोज कर दिया जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है पहला ऑप्शन कि A की तीव्रता बढ़ेगी परंतु C की घटेगी। ठीक है, यही पूछा है। और फिर उसके बाद बोला गया है, सेकंड ऑप्शन है कि A की तीव्रता पहले जितनी रहेगी परंतु C की घटेगी, और A व C दोनों की तीव्रता घटेगी। A की तीव्रता बढ़ेगी परंतु C की तीव्रता जितनी रहेगी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें इसमें जो स्विच के लिए बोला गया है ना, तो स्विच S को बंद करने पर, बंद करने का मतलब समझ रहे हैं आप, ऑन होता है। ठीक है, बंद करने का मतलब हो गया ऑन, राइट। जो स्विच है आपके पास यहाँ पास ऑन और यहाँ पास ऑफ, राइट। तो इस हालांकि मतलब अगर देखा जाए कि आपके पास ऑन अगर आप देखते हैं तो नीचे रहता है ना, ठीक है, और ऑफ एक प्रकार से ऑफ कर दिया जब आपने स्विच ऑफ किया तो इस प्रकार से यहाँ पास बोला गया कि क्लोज, तो क्लोज के लिए मैंने बताया ना ऑन होता है, इसका मतलब वो चालू है। और इस प्रकार अगर हम देखें कि ऑन करने पर प्रतिरोध
घटने से धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पास देख लीजिए जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हमने स्विच को ऑन कर दिया तो बल्ब जलेगा ना भाई। ठीक है, तो इसलिए बल्ब ए की तीव्रता क्या होगी, सीधी सी बात है, बढ़ेगी। अगर हमने ऑफ करेंगे उसको तो पूरी तरह से वो ऑफ हो जाएगा, है ना। तो लेकिन बी और सी में यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये दोनों समांतर क्रम में है, यहाँ पास ध्यान रखिएगा, है ना। तो बी और सी के लिए, बी और सी में धारा विभाजित होने से सी की तीव्रता घटेगी। यहाँ पास देखिए बी और, अब यहाँ पास जो आया ना धारा, एक बार मैं अच्छे से यहाँ पास देखिए, यहाँ पास सबसे पहले जो धारा आई सबसे पहले यहाँ से, तो ये तो इसकी तीव्रता बढ़ेगी। फिर अब यहाँ पास क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बी में भी जा रहा है धारा और सी में भी जा रहा है। ठीक है, तो ये दो भागों में विभाजित हो गया ना, तो इस तरीके से विभाजित होने से सी की तीव्रता क्या हो जाएगी, घटेगी फिर। ओके, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि ए की तीव्रता बढ़ेगी परंतु सी की घटेगी। क्लियर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण होता है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण पूछा गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है क्षेत्रफल और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस। पेपर पर लगे एक छोटे स्याही के चिन्ह को 4 सेंटीमीटर मोटे व 1.5 अपवर्तनांक वाले ग्लास के टुकड़े द्वारा देखा जाता है। चिन्ह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, कितना होगा, ये पूछा गया है ना। तो यहाँ पास एक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 1.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पास क्या पूछा गया है, तो अगर वो ऊपर उठा हुआ होगा, यही बोला है ना, 1.5 अपवर्तनांक वाले ग्लास के गुटके द्वारा देखा जाता है, तो चिन्ह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ऊपर उठा हुआ मतलब परावर्तन हो, तो परावर्तन का गुणांक हम यूज करेंगे तो क्या होता है कि म्यू इज इक्वल टू वास्तविक गहराई, है ना, फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला है कि वास्तविक गहराई और बटे में आभासी गहराई, मतलब जो आपका आभास होता है, आभासी गहराई। ठीक है, अब यहाँ पास देख लीजिए आप कि आभासी गहराई क्या दिया हुआ है आपके पास, 4 सेंटीमीटर दिया है ना। छोटे स्याही के चिन्ह को 4 सेंटीमीटर, राइट, तो यहाँ पास लिख लिए 4 सेंटीमीटर। और आभासी गहराई क्या होगा, ये अपने को निकालना है, म्यू दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, और ये अपने को निकालना है आभासी गहराई। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 1.5 इसके जगह पे लाएंगे तो आपको मिल जाएगा आभासी गहराई कितना होगा, कि आभासी गहराई और इज इक्वल टू 4/1.5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 40/15। आप डिवाइड कर दीजिए, 15 2 ज़ा 30, 10 बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और 0 कर लीजिए आप, तो कितना हो गया 100, तो 15 6 ज़ा 90, देन अगेन क्या बचेगा 10, तो फिर से आपके पास 6 आएगा, तो एक और डिजिट आप इंक्रीज करके लिख सकते हैं। इट मीन्स 2.67 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पास, है ना। तो अब यहाँ पास ये जो सेंटीमीटर आ रहा है ना, ये क्या वैल्यू, आभासी गहराई। तो अब पूछा क्या है कि ग्लास के गुटके के द्वारा देखा जाता है, तो चिन्ह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो उसमें चिन्ह के लिए बोला है, तो चिन्ह हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पास जब चिन्ह पूछा है तो 4 में 2 माइनस 6, 2.67 को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 4.00, तो इट मीन्स 10 में 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पास 9 में 6 को माइनस करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पास 3 में 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा। इट मीन्स 1.33 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। थोड़ा जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और सारे को आज के वीडियो में कवर करना है, मतलब साइंस का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हम मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए
37 का देखिए, चुंबकीय ध्रुव व चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान होता है। ध्यान रखिएगा, साइंस के पार्ट में जो भी पूछा जाएगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस होते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए, चुंबकीय ध्रुव व चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान पूछा है। ठीक है, तो आप इसका एग्जैक्ट आप याद रखिएगा, नमन कोण का मान जो होता है ना 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। आप ये भूमध्य रेखा तो समझ रहे हैं ना आप, कि इसके बीचों बीच से जो रेखा जाएगी उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा, राइट। और फिर इसके बाद यहाँ से अगर इससे इस प्रकार से अगर कोई एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सबसे कम प्रतिकर्षित होता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लोहा है, कोबाल्ट है, स्टील है, कॉपर है। ठीक है, तो सबसे कम प्रतिकर्षित के लिए बोला है। ठीक है, तो जब प्रतिकर्षित की बात की जाएगी ना यहाँ पास, तो यहाँ पास जो कॉपर होगा वही होगा। ठीक है, कॉपर जो एक प्रकार से कॉपर हम बोल सकते हैं डाई मैग्नेटिक है, और इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, कल भी मैंने बताया था, कल के वीडियो जब बता रहे थे तो उसमें सारा चीज़ मैंने बताया था, है ना, वास्तविक और आपका एक दूसरा वर्चुअल, मतलब एक प्रकार से रियल और वर्चुअल। ठीक है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा वास्तविक, हमेशा काल्पनिक, हमेशा सीधा, वास्तविक या काल्पनिक, जो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वास्तविक या काल्पनिक, जो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोनों तरह के ये इसमें बनेंगे, डिपेंड करता है उसकी स्थिति पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, मतलब वर्चुअल और आपका रियल दोनों बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। आपके पास 6 समान प्रतिरोध को चित्रानुसार बिंदु P, Q एवं R के मध्य जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास P, ठीक है, इसमें R है, फिर यहाँ पास R और R दिया हुआ है, फिर यहाँ पास फिर R और R दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास P, Q, R ये तीन आपके पास 6 समान प्रतिरोध को चित्रानुसार बिंदु P, Q, R के मध्य जोड़ा गया है। तो P, Q, R के बीच में एक समान प्रतिरोध को जोड़ा गया है, और एक समान प्रतिरोध क्या है, वो R है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 6 प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना तो क्या मिलेगा। अब कौन कौन से पैरेलल फॉर्मेट में है हम उसको भी देख सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास दिया हुआ है कि नेट प्रतिरोध का मान अधिकतम किस के मध्य होगा। ठीक है, तो हम सबका तीनों का निकाल सकते हैं। पहले हम क्या निकाल लें, पी क्यू का निकाल लें, फिर उसके बाद क्यू आर का निकाल लें, और आर पी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए एक कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूं आपको। अगर पी क्यू का निकालना है रेजिस्टेंस, है ना, आर पी क्यू का अगर निकालना है आपको, तो क्या लिखेंगे कि अब यहाँ तो एक ही प्रतिरोध है ना भाई, तो एक प्रतिरोध है तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ आर, या फिर उसको क्या लिख सकते हैं आप, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6 में से एक रेजिस्टेंस कम हो गया तो 5R, और टोटल कितना था, 6 था। ठीक है, ये क्या होगा, समांतर क्रम में एक प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो R और 5R/6 इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मे के अकॉर्डिंग होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो R × 5R/6 और R + 5R/6। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास, देख लीजिए 5R² आ जाएगा यहाँ पास ऊपर वाले में, 5R² अपॉन यहाँ 6 × 1 = 6 और +5 11R/6, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल होगा। ठीक है, तो 5R/11 हो जाएगा, 5R/11। ठीक है, इसी तरह से आप क्यू आर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके,
तो क्यू आर के लिए जब आप करेंगे तो यहाँ पास 2 रेजिस्टेंस है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से R/2, ठीक है। तो अगर 6 में से 2 को आप माइनस कर दिए तो कितना बचा आपके पास, ठीक है, 4 बचा। 4R ले लेंगे, जैसे आपने यहाँ पास R लिया था तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा, है ना, राइट। और अब इसके बाद नेक्स्ट वन क्या करना है आपको कि इसमें कितने जो प्रतिरोध हैं, यानी इधर टोटल मिला के अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक इधर, ये इधर 2, 3 हो जाएगा, ठीक है, टोटल। तो अपॉन में 3 हो जाएगा। तो इट मीन्स अब इसके आगे के लिए अगर हम निकालेंगे तो अब इसके आगे का देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका कितना 5R/11 आया था, ठीक है। RP/Q की वैल्यू मिल गया था आपको 5R/11। अब निकालते हैं हम RQR का, ठीक है। तो कितना आएगा, 4R/3 और R/2 आएगा। ओके, तो अब क्या करना है आपको यहाँ से, ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें यहाँ पास इस रूल के अकॉर्डिंग अगर, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 4R/3 और R/2, ठीक है। तो यही जो पहले मैं फॉर्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग करना है आपको, R/2, ठीक है, इंटू 4R/3 और R/2 प्लस 4R/3, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4/11, ठीक है, इतना आएगा। ये QR के लिए आ गया। तो इसी टाइप से अगर आप सॉल्व करेंगे RPR के लिए तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 3/11R आएगा। ओके, तो अब इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो PQ में सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू होगा, तो P और Q में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि P और U। तो क्योंकि P और Q में कितना आया है, 5R/11 आया है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, करेक्ट। तो अधिकतम यही होना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, निम्न कथनों के मध्य सत्य कथन है, ठीक है। पहला क्या दिया है, ऑक्सीकरण के साथ सदैव अवकरण होता है, और सेकेंड ऑप्शन ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक के साथ साथ अवकारक का कार्य करता है, फ्लोरीन एक प्रबल अवकारक है। ओके, तो अब इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हम उसे देखेंगे। पहला दिया हुआ A और B, A और C, B और C, B और D, और लास्ट ऑप्शन है A और D, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा, A और C। A क्या है, ऑक्सीकरण के साथ सदैव अवकरण होता है, और C सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक के साथ साथ अवकारक का कार्य करता है। ये दो सही आंसर होंगे, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम यहाँ पास। 42 है, निम्न अभिक्रिया के लिए निम्न अभिक्रिया के मध्य अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना। क्या पूछा है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, अनुत्क्रमणीय पूछा है ना। अगर उत्क्रमणीय पूछता तो उत्क्रमणीय के लिए क्या होता है, उसकी दिशा दोनों तरफ होती है, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। बट इसमें जब अनुत्क्रमणीय की बात की गई है तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, ठीक है। वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में होता है वही अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, उत्क्रमणीय दोनों दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक तदनुसार घटता है परमाणु मात्रा, परमाणु त्रिज्या, आयनीकरण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मक तक, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या। क्यों, क्योंकि द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर क्या होता है, तदनुसार परमाणु त्रिज्या, है ना, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, एक प्रकार से घटती है, क्योंकि परमाणु आकार में घटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 44, निम्न में से कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है ना, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, है ना, बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, क्यों होगा उसका रीज़न भी है, क्योंकि देखिए उसका रीज़न क्या है कि बेरिलियम और हम देख सकते हैं ये जो Al2O3 है, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके जल और लवण का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, मतलब सॉल्ट बना सकते हैं एक प्रकार से। तो इसका आंसर हम इसी को लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और सी भी होगा, बट देखिए यहाँ पास एक चीज़ दोनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पास तो ऐसा दिया नहीं है। ठीक है, तो जनरली आपके पास जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट अब आपके पास दिया हुआ है कि निम्न सम इलेक्ट्रॉनी स्पेसीज पर विचार कीजिए। पोटेशियम प्लस सल्फर 2 माइनस आयन और क्लोराइड आयन, और फिर यहाँ पास कैल्शियम 2 प्लस आयन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पास आपको बताना है कि आयनिक त्रिज्या का घटता क्रम बताना है। आयनिक त्रिज्या का घटता क्रम बताना है आपको। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चंस। करेक्ट, ओके। अब चलिए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, है ना, और आप लोग को लॉन्ग वीडियो देखने में आई थिंक मुझे लगता है प्रॉब्लम होती है, इसलिए कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम समय में कंप्लीट कर लें। ठीक है, देखिए धोने के सोडा के साल्वे प्रक्रम में कौन से यौगिक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रयोग होता है किसका? देखिए सोडियम सल्फेट दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, और अमोनिया दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, धावन सोडे के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 है, सूची फर्स्ट को कॉलम एक कॉलम दूसरे में सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर चयन करना है। मतलब लिस्ट दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड का, उसको आपको बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है, देख लीजिए अल्कोहल दिया हुआ है ना। अल्कोहल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास दिया हुआ है एल्डिहाइड दिया है, कीटोन दिया है, एल्कोहल दिया हुआ है और एल्किन दिया हुआ है। यहाँ पास दिया है प्रोपेनॉल, ट्राइक्लोरोमीथेन, प्रोपेनॉल, पेंटीन और नेक्स्ट ब्यूटेनॉल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास करेक्ट आंसर पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पास देखेंगे कि आपके पास अल्कोहल के लिए देखिए ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पास भी है ना। यहाँ पास प्रोपेनॉल है और प्रोपेनॉल है, दो चीज़ें हैं, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पास ओन कीटोन ग्रुप के लिए दिया हुआ है। करेक्ट, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ऑल ग्रुप। ठीक है, और बी के लिए क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप दिया है, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर इसके बाद कीटोन के लिए दिया हुआ है, तो कीटोन के लिए ब्यूटेनॉन हो जाएगा। ठीक है, ये कीटोन के लिए हो जाएगा। ओके, फिर हेलो एल्केन दिया हुआ है, हेलो एल्केन का यहाँ पास देख लीजिए सेकंड में ट्राइक्लोरोमीथेन दिया हुआ है, उसको हम यूज़ कर लेंगे। और एल्किन का हो जाएगा पेंटीन हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला। ठीक है, तो यहाँ पास देख लीजिए, यहाँ पास फर्स्ट में यहाँ पास थर्ड का दिया हुआ है बी फर्स्ट, सी 5, डी और ई का क्या दिया हुआ है फोर्थ नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक यौगिक का सूत्र A2B5 है। ए तथा बी के संयोज्य कक्ष में क्रमशः इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 49 का देख लीजिए। 49 के लिए आपके पास निम्न में एक संयोजन अभिक्रिया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
क्लियर, ये 49 का हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या है, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaO हो सकता है प्लस हाइड्रोजन, है ना, और फिर इसका अगर रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा OH2 वोल्टाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, तो 50 क्या है, प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का सही बढ़ता क्रम है। तो सही बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा आपके पास, बेरिलियम आएगा पहले। ठीक है, क्या आएगा, बेरिलियम, देन कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और 51 का देखिए आपके पास, 51 का क्वेश्चन सहसंयोजकता के लिए वांछित है ना, सहसंयोजकता के लिए वांछित है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए कि सहसंयोजक यौगिक का निर्माण उच्च धनात्मक आवेश यानी छोटे आकार का धनायन, बड़े आकार का ऋणायन आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसको व्यापम के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि धात्विक प्रकृति का सही घटनाक्रम क्या है। धात्विक प्रकृति का दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 53 दिया हुआ है, देखिए 50 ml एंड 0.1 N और HCl को 50 ml 0.1 और नॉर्मलता, एन मतलब नॉर्मलता होता है, और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, विलयन के साथ मिश्रित किया गया है, तो यहाँ पास एक मिनट, मिश्रित किया गया है, तो विलयन का pH पूछा है। ठीक है, विलयन का pH मान पूछा है, यहाँ पास 0.279 क्या हो सकता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पास देख लीजिएगा इसका 7 है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है 7 वही इसका करेक्ट आंसर होगा विलयन के साथ मिश्रित करने पर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है ना, पेरोक्साइड में पूछा है, तो इसका ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण जो संख्या होगा वो -1 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखिए, सोलर पैनल में सेलों को आपस में जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑलरेडी मालूम होगा आप लोग को, है ना, किसके लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पास याद रखिएगा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर होगा, राइट। सोलर पैनल में सेलों को आपस में जोड़ने के लिए सिल्वर धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्रोड्यूसर गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन का। ठीक है, तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ABD। ठीक है, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और नाइट्रोजन हो सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट 57 का देखिए क्वेश्चंस है आपके पास, प्राकृतिक ऑक्सीजन निम्न आइसोटोप का मिश्रण होता है ना। ऑक्सीजन 16 के लिए दिया हुआ है, 17 के लिए, 18 के लिए, और अब इस प्रकार से इसमें आपको केवल ABC और ABC। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर हम डी इसका करेक्ट आंसर लेंगे ना। ठीक है, तीनों होगा। ओके, क्योंकि आइसोटोप पूछा है ना, तो इसके लिए। नेक्स्ट, वह अयस्क जिसमें लोहा एवं तांबा दोनों प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो क्या है, क्यूप्राइट है, और चाल्कोसाइट है, बोरनाइट है, या फिर चाल्कोपाइराइट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चाल्कोपाइराइट। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से सहसंयोजक हाइड्राइड कौन सा है। निम्न में से सहसंयोजक हाइड्राइड पूछा है, तो हाइड्राइड के लिए क्या दिया है, यहाँ पास वाटर का फॉर्मूला दिया हुआ है ना, फिर सिलिकॉन टेट्रा हाइड्राइड, और फिर अमोनिया, और फिर सोडियम हाइड्रेट।
ठीक है। तो इसमें से सहसंयोजक हाइड्राइड पूछा है कौन सा है, तो सहसंयोजक हाइड्राइड कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हम ले लेते हैं यहाँ पास, ए बी सी है ना, ठीक है। हाइड्रोजन भी होगा मीन्स H2 होगा, SiH4 होगा और अमोनिया भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकेंड को आपको मिलाना है, ठीक है। तो कांसा, नाइक्रोम और अल्निको और पीतल दिया हुआ है, ठीक है। तो कांसा एक प्रकार से आप इसके लिए क्या, यहाँ पास देखिए आपके पास इधर दिया हुआ है एल्यूमिनियम प्लस निकिल और प्लस कोबाल्ट, ठीक है। फिर कॉपर जिंक दिया हुआ है और निकल क्रोमियम दिया हुआ है और कॉपर स्टेनलेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला इसका क्रम होगा कांसा। कांसा किससे मिलकर बनता है, तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ठीक है। तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है क्या, ठीक है, कांसा, राइट। और नाइक्रोम की बात करें तो यहाँ पास निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनता है नाइक्रोम, ठीक है। तो बी का थर्ड हो जाएगा। फिर सी अल्निको के लिए दिया हुआ है, तो ये जो तीनों है ना, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, तीनों को मिलाकर अल्निको बनता है। और पीतल, तो जो आपके पास अब लास्ट बच गया कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर और जिंक, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका करेक्ट आंसर, ओके। कॉपर और स्टेनलेस है, सॉरी कॉपर और स्टेनलेस बचेगा, तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर, इसको करेक्शन कर लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये कांसा है ना, कांसा किससे मिलकर बनेगा, ये कॉपर और स्टेनलेस से मिलकर बनेगा, ठीक है। और नाइक्रोम के लिए मैंने बताया कि आपका निकल और क्रोमियम ही यूज़ होगा, वो आपके पास करेक्ट रहेगा, राइट। और बाकी अल्निको के लिए ये तीनों हो जाएगा। और फिर ये पीतल के लिए ध्यान रखिएगा, पीतल के लिए आपके पास क्या होगा, कॉपर और जिंक होगा, ठीक है, ओके, कॉपर और जिंक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए 61, देखिए दी गई सूची में लौह अयस्क की पहचान करें, तो ये बताना है आपको, है ना। तो हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडेराइट है और रोडाइट है ना। तो इसमें हेमेटाइट और लिमोनाइट, ठीक है, और सिडेराइट और रोडाइट दिया हुआ है। तो इसमें हेमेटाइट तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, है ना, कि इसी के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद लिमोनाइट है, ये भी लोहे के अयस्क के लिए यूज़ किया जाएगा, और ये सिडेराइट भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बस नहीं होता, तो यहाँ पे ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहाँ पास आता है, इसका फॉर्मूला भी होता है Fe2O3 होता है ना, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं इसके। फिर इसके बाद आता है आपके पास 62, स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका रीज़न, ठीक है, अजर्सन और रीज़न का क्वेश्चन है यहाँ पास। तो आपके पास अजर्सन दिया हुआ है, देखिए कि नाभिक विखंडन में बहुत ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और कारण दिया है नाभिक विखंडन में एक नाभिक टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कथन ए और आर दोनों सही है, आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। और फिर इसी प्रकार से अगला ऑप्शन दे रखा है ना। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी बोला गया है ना कि नाभिक विखंडन में एक नाभिक टुकड़ों में टूट जाता है, बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 का आंसर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस रसोई गैस में मुख्य रूप में उपस्थित गैसों का नाम बताना है, ठीक है। तो रसोई गैस में कौन कौन से गैस यूज़ होता है, यहाँ पास मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपिन दिया हुआ है। तो एक से ज़्यादा गैस है तो ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे उसको, तो यहाँ पास इसका आंसर सही हो जाएगा, ये प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। रसोई गैस में मुख्य रूप से उपस्थित गैस है प्रोपेन और ब्यूटेन है, ठीक है। एलपीजी क्या होता है, एक रंगहीन है, राइट, और गंधहीन गैस होती है, ओके। तो अब इस प्रकार नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 64, दिए गए कोयले में कार्बन प्रतिशत का सही घटता क्रम बताना है ना, घटता क्रम बताना है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का तो हमको पता है कि एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। अब ए के बाद फिर उससे कम
यानी उसका सही घटता क्रम बताना है अपने को, ठीक है। तो घटता क्रम अगर हम देखेंगे यहाँ पास तो आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट सबसे अच्छा, बी, है ना, मतलब घटता क्रम, उससे फिर देन उससे घटता क्रम क्या आएगा, ए मतलब एंथ्रासाइट आ जाएगा, फिर उसके बाद सी सेमी एंथ्रासाइट। क्लियर। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे एंथ्रासाइट और फिर एंथ्रासाइट और सेमी एंथ्रासाइट, ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा एल्केन है ना, एल्केन के लिए पूछा है जिसमें कि सबसे बड़ा यानी सबसे ज़्यादा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पास देखेंगे कि क्या दिया, C78H158 दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है C60H122 और C100 202 और C108H218, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, C78H158। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है ना, बायोगैस का मुख्य घटक, मेन घटक पूछा है। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, ठीक है, CO। अब नेक्स्ट वायुमंडल में कणिका उपस्थित होता है ना, कणिका उपस्थित होता है, किस में होता है ये आपको बताना है। तो औद्योगिक प्रक्रम से होता है, ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों से असत्य कथन है, ठीक है। पहला दिया वर्षा जल का pH 1.2 है, प्रदूषण को रोकने के लिए रसायन शास्त्र के उपयोग को ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सूक्ष्म जीव द्वारा अपशिष्टों के विघटन को नॉन जैव क्षयी कहते हैं, और वायुमंडल के निम्नतम क्षेत्र में ट्रोपोस्फियर होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कीटाणुनाशक मृदा प्रदूषण में वृद्धि करता है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा असत्य कथन है, ठीक है। तो असत्य कथन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पास देखिए फर्स्ट वाला अगर आप देख रहे हैं यहाँ पास कि वर्षा जल का pH 1.2 होता है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपके पास गलत है, क्योंकि वर्षा जल का जो pH होता है वो कितना होता है, 5.6 होता है ना। वर्षा जल का जो pH होता है वो कितना होता है, 5.6 होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे नेक्स्ट इधर सूक्ष्म जीव द्वारा अपशिष्टों के विघटन को नॉन जैव क्षयी कहते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। ओके, तो ए और सी असत्य हैं, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69, ठीक है। तो शुष्क वायुमंडल में आयतनानुसार गैस जिसकी न्यूनतम प्रतिशत है, न्यूनतम मतलब लो परसेंटेज है, तो लो परसेंटेज के लिए क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, CO2, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। शुष्क वायुमंडल में आयतनानुसार कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम मात्रा है ना, न्यूनतम प्रतिशत है, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 20.95% है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, 78% है ना। और फिर अब आर्गन की बात करें तो आर्गन मतलब AR कितना है आपके पास, 0.93% है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन देखिए कि फर्स्ट वाली सूची से यानी फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को आपको मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ सौर प्लास्टिक, सेकंड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरोसिस और पैन दिया हुआ है, ठीक है। तो सौर का जो सही आप यहाँ से मिलान करेंगे वो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर देखिए, प्राथमिक प्रदूषक दिया है, 80 रोग दिया है, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक दिया हुआ है, नॉन जैव क्षयी दिया हुआ है और भौतिक प्रदूषक दिया हुआ है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए यहाँ ए का यहाँ पास फर्स्ट दिया सौर, तो भौतिक प्रदूषक हो जाएगा वो, ठीक है। फिर बी प्लास्टिक का दिया हुआ है तो नॉन
जैव यहाँ पास दिया हुआ है, नॉन जैव क्षय ये हो जाएगा, ठीक है, चौथे नंबर का। फिर इसके बाद सी नंबर दिया हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा यहाँ से प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा, ठीक है, ओके, प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्लोरोसिस दिया हुआ है, तो फ्लोरोसिस का हो जाएगा आपके पास प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है पैन दिया हुआ है, ठीक है, तो पैन का हो जाएगा प्रकाश, इसके लिए सॉरी ये फ्लोरोसिस का अस्थि रोग हो जाएगा, फ्लोरोसिस का अस्थि रोग हो जाएगा, है ना, ठीक है, फ्लोरोसिस का अस्थि रोग। तो ये देख लीजिए यहाँ पर से फ्लोरोसिस का अस्थि रोग, और पैन का हो जाएगा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण, ठीक है, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गैसें जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार रिपीट भी हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो देखिए अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से तो सल्फर के ऑक्साइड माने जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ओके। तो यहाँ से आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड तो होगा ही, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होता है कुछ कुछ कंडीशन में, ओके। तो इस तरीके से हम इसका आंसर डी रखेंगे, है ना, और सी भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ग्रीन हाउस फैक्टर का सही क्रम है, ग्रीन हाउस का फैक्टर का सही क्रम पूछा है, तो यहाँ पास से आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसका सही फैक्टर होगा। नेक्स्ट बायोस्फीयर में होता है, बायोस्फीयर में क्या होता है कि केवल हाइड्रोस्फीयर, केवल लिथोस्फीयर, केवल वायुमंडल और उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट 74 देखिए, हाइड्रोस्फीयर में ताजे जल की प्रतिशत कितनी होती है, ये बताना आपको। ऑप्शन है 2.5, 25%, 30% और 6.5%, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 2.5% ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ओजोन छिद्र का परिणाम होता है ना, ये लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे साइंस का, कि अम्ल वर्षा है, पृथ्वी पर बैगनी पराबैंगनी विकिरण का पहुंचना और ग्लोबल वार्मिंग और जल प्रदूषण, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण का पहुंचना ओजोन छिद्र के कारण, ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपका यहाँ तक साइंस का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस प्रकार से अब हम आगे जो बात करेंगे वो मैथ्स का बात करेंगे, ठीक है, मैथ्स का वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें कि इसके बाद 75 क्वेश्चंस मैथ का मिलेगा, देख सकते हैं आपके पास जो सेकेंड पार्ट होगा यहाँ मैथ का होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए मैथ्स का लेकर आएंगे, जिसमें कि उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो पीपीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके अलावा भी पीटी का और पीपीएचडी और बीएससी नर्सिंग का भी हम प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, तो आप उसे भी देख सकते हैं या अपने दोस्तों को बता सकते हैं जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।